दुनिया एक्सपेक्टेशन से चलती है, दुनिया मेहनत से चलती है और दुनिया लॉजिक से चलती है। जब इस दुनिया में लॉजिक हो, एक्सपेक्टेशन हो और मेहनत हो तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। वही जो पिछले पे कमीशन में आपने देखा 7 CBC में हुआ है, 6 CBC में हुआ है, जो मिरेकल हुआ था, अब 8 CBC में भी ऐसे ही कुछ होने का जो प्रत्याशा है। जिस ट्रैक पे चल रहे हैं उस पर बेस करके 10 ऐसे चेंजेस जो आपका दिमाग को हिला देने वाला है, ऐसे चेंजेस आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना मत भूलिए। तो दोस्तों सीधा चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देख लेते हैं क्या कुछ है। देखिए 8 CPC का फॉर्मेशन हो चुका है बहुत पहले ही, प्रधानमंत्री जी ने इसके अप्रूवल दे दिया और उसके बाद DOPT ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस मांगे थे, किससे? JCM से, और JCM ने बहुत सारे टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस दिया जो कि लॉजिक, रूल्स, रेगुलेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन का दायरे में जहाँ तक हो सकता है, जो कि स्टेट्स के लिए भी और एम्प्लॉयज़ के लिए भी एक विन विन सिचुएशन हो, ऐसे ही डिज़ाइन किया गया। क्या पे रिवीजन होगा, पेंशन में कौन सा जगह पे क्या इम्प्रूव करना है और पे का कौन सा पोर्शन में कहाँ पे इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है, कौन सा पे एलिमेंट्स को बढ़ाने का ज़रूरत है, घटाने का ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें JCM ने भेजा हुआ है DOPT को। और वही जो 10 ऐसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। सीधा चलते हैं डिस्कशन पॉइंट्स पे। देखिए सबसे पहला पॉइंट जो कि आप देख सकते हैं इस वक्त, वो है कि डिसेंट एंड डिग्निफाइड लिविंग वेजेस। दोस्तों कोई भी इंसान जब दुनिया में आए हैं तो मर्यादा का साथ जीना चाहता है, तो आपका वेजेस ऐसे हो, वो डिसेंट हो और आपका जीने के लिए कोई किसी तरह की समस्या ना हो। ये है जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस है, ठीक है। टू वर्क आउट द कंप्रिहेंसिव रिवाइज्ड पे पैकेट फॉर द कैटेगरीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज मेंशन्ड इन ए अबव एज ऑन 1 जनवरी 2026। अब देखिए खास चीज़ें जो ध्यान से देखिए। द कमीशन विल डिटरमाइन द पे स्ट्रक्चर, बेनिफिट्स, फैसिलिटीज, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, वेलफेयर मैटर्स एटसेट्रा, taking into account to provide the minimum wage as a decent and dignified living wage with reference to the recommendation of the 15th Indian Labour Conference 1957 with modification in the Dr. Ackroyd formula, considering the developments and life requirements which has undergone changes in last 65 years and also the various judgments of Honorable Supreme Court judgments on fixing the minimum wages as on 1st January 2026. The Commission also considered to increase the consumption units from 3 family units to 3.6 family units. ये कौन सा वाला है एक बार देख लेते हैं। देखिए पहले क्या था कि जिस हिसाब से, जिस फार्मूले से आपका पे एंड पेंशन तय किया जाता था, उसमें एक फैमिली में 3 टोटल मेंबर्स काउंट करके एक स्टैंडर्ड काउंट होता था। पर अब क्या वो कहा गया, अभी 2019 में जो मिनिमम वेज पॉलिसी का जो कमेटी बना था, उस कमेटी ने ये कहा कि 3 फैमिली नहीं, अभी आपको काउंट करना है कि एक फैमिली में 3.6 कम से कम 3.6 यूनिट्स का हिसाब करना है। जैसे मान लीजिए एक फैमिली में जो क्लोथिंग्स चाहिए तो 3 लोगों का क्लोथिंग का हिसाब जोड़ के फिर हम लोग जो कमेटी है वो तय करते थे कि कितना एक्सपेंडिचर हो सकता है एक फैमिली में, एक एवरेज करके। पर अब बोला कि नहीं 3 नहीं 3.6, क्योंकि उसमें पहले क्या पेरेंट्स को छोड़ देते थे कि पेरेंट्स का जो एवरेज जो आयु है इतने साल होगा, पर अभी क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ चुका है, तो पेरेंट्स का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, आयु है, वो भी बढ़ गया है।
ठीक है, बच्चों को जॉब नहीं मिल पा रहा है, बच्चे काफ़ी दिन तक, काफ़ी उम्र तक जो है विदाउट एनी एम्प्लॉयमेंट रहते हैं। तो ये सब चीज़ों को कंसिडर करके अभी एवरेज जो एक फैमिली में जो मेंबर्स है वो 3.6 माना गया। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या होगा, आपका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा और एक्सपेंडिचर के हिसाब से आपका मिनिमम पे भी बढ़ेगा। 8 CPC में डेफिनेटली जो प्रोपोर्शनेट रेट है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट आते हैं कि मार्जर ऑफ पे स्केल। देखिए बहुत सारी चीज़ें जब स्टडी होता है तब बनता है पे स्केल। तो पे स्केल का मामले में जो कि 7 CPC में जैसे बहुत सारे पे स्केल है उसको मर्ज करके कुछ सिंगल पे स्केल बनाया गया था। तो ऐसे ही पिछले 10 साल में जो रूल है, जो एम्प्लॉयज़ का लेवल का और उस लेवल का जो रोल, कंपिटेंसी, रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल, ये सब चीज़ों को जब स्टडी किया गया तो देखा गया कि लेवल 1 एंड लेवल 2 ये दोनों को मर्ज किया जाना चाहिए। ठीक है, लेवल 1 एंड 2 मर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि लेवल 1 का जो पे है और जो स्किल है वो जो है सफिशिएंटली मैच नहीं करती है। तो कम से कम लेवल 2 का पे मिलना चाहिए और दोनों मिला करके एक लेवल होना चाहिए, यानी कि लेवल 2 एबॉलिश हो जाएगा। सिमिलरली लेवल 3 एबॉलिश होगा, लेवल 4 में जाएंगे। यानी कि जो आर्म फोर्सेस में जो रिक्रूटमेंट होता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो होता है सिपाही रैंक में, वो डायरेक्ट लेवल 4 में जाएंगे। और लेवल 5 जो कि अकाउंटेंट, ऑडिटर और अगर आर्म फोर्सेस से कहे तो हवलदार, सर्जेंट, पेटी ऑफिसर, ये सब एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इनका पे लेवल 6 से मार्च किया जाना चाहिए। ये JCM का कहना है, क्योंकि JCM जो चीज़ें रिकमेंड करते हैं, जिस चीज़ को डिमांड रखते हैं, उसी पर बेस करके ही पे कमीशन अपना सोच विचार करती है। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही कुछ पॉइंट्स और हैं कि प्रमोशन के लेकर के, प्रमोशन में क्या होने वाला है। देखिए अभी इस समय क्या है कि आपका MSCP जो है 3 मिलता है, यानी कि 3 प्रमोशन आपको कम से कम मिलना चाहिए। ये है एज ऑन 6 CPC एंड 7 CPC। पर 8 CPC में जो डिमांड है JCM का वो है मिनिमम 5 प्रमोशन आपको मिलना चाहिए, और MSCP भी आपको 5 मिलना चाहिए, 3 नहीं। और MSCP का जो हिरार्ची होगा, अभी क्या हिरार्ची में होता है कि आपका जो पे लेवल का हिरार्ची में होता है, पर ऐसे नहीं होगा। इसका हिरार्ची क्या होगा कि आपका जो प्रमोशनल रेवेन्यू है, जैसे मान लीजिए ऑडिट एंड अकाउंट्स में LDC के बाद सीधा जंप होके जाता है अकाउंटेंट। LDC पे लेवल 2 में है, अकाउंटेंट पे लेवल 5 में है। पर MSCP होगा तो पे 2 से 3 जाता है, वो नहीं होना चाहिए। जो प्रमोशनल रेवेन्यू है, जो प्रमोशनल हिरार्की है, उसी में MSCP भी मिलना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा एनोमली है, ये 6 CPC एंड 7 CPC और इससे पहले का भी है। MSCP जब से लागू हुआ है, यानी कि 2008 सितंबर से, और ACP में भी यही चीज़ था। तो ये सब चीज़ें जो एनोमली है वो नहीं रहना चाहिए, ये JCM का कहना है। नेक्स्ट है इंटरिम रिलीफ। देखिए पे कमीशन लागू होने में काफ़ी समय अभी बाकी है। 1 जनवरी 2026 से ही लागू होने का चांसेस है, पर तब तक के लिए जो अभी का जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए फाइनेंशियल जो क्राइसिस आ रहे हैं अभी ड्यू टू इंक्रीज्ड इन्फ्लेशन, तो इसको जो है मैनेज करने के लिए JCM ने बताया कि इंटरिम रिलीफ आप दे दो, और आप जो DA है वो बेसिक पे के साथ मर्ज करके फिर नए से आप DA शुरू करो, तभी जो है इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है और स्मूथली एक फैमिली रन कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ एंड पेंशनर। ओके, नेक्स्ट है कि सेटल द 7 CPC एनोमलीज एज नोटिफाइड बाय JCM। 7 CPC में काफ़ी सारे एनोमलीज क्रिएट हुआ है रिलेटेड टू पे एंड पेंशन। तो जो भी एनोमलीज है, जिस एनोमलीज की वजह से पे एंड पेंशन में काफ़ी जो है लोग डिप्राइव हो रहे हैं, तो ये सारी एनोमलीज नहीं रहना चाहिए। इसका लिस्ट बहुत लंबी है
जेसीएम ने कई बार जो मीटिंग में जो जॉइंट काउंसिल का जो मीटिंग होता है, वर्किंग कमेटी का मीटिंग होता है, उसमें प्रोड्यूस किया, तो इस हिसाब से इसको भी सेटल कर देना चाहिए। नेक्स्ट है रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पेंशन आफ्टर 12 ईयर्स। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि बहुत सारे कोर्ट केस हुआ है, 800 से भी ज़्यादा कोर्ट केसेस ऐसी फाइल हो चुका है, और हाई कोर्ट ने जो इंटरिम ऑर्डर दिया था उस ऑर्डर को बाद में फाइनल ऑर्डर में रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि उनका ये कहना है कि आप जब सर्विस में आए थे, पेंशन जब लिए थे शुरुआत में, तो आपने साइन किया कि 15 साल में ही मेरा पेंशन रिस्टोर होगा। तो अभी इस समय अगर आप कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो ये फ़ायदेमंद नहीं है, कम हो जाना चाहिए, इसको नहीं माना जाएगा। ये चीज़ दिखा करके सबका पिटीशन को खारिज कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, इनका डिमांड को नहीं माना गया। वही चीज़ें पे कमीशन का पास अभी प्रोड्यूस किया गया कि आपका पेंशन में जो कम्यूटेशन होता है, कम्यूटेड पोर्शन होता है, वो 15 साल तक रिकवरी नहीं होगा, अभी 12 साल तक ही रिकवरी हो सकता है। अगर ये हो जाएगा, जो भी एप्लीकेबल है, जिनके लिए भी इफ़ेक्टिव है, उनके लिए एक बहुत ही खुशी की खबर है कि 3 साल तक का आपका जो कम्यूटेड पोर्शन डिडक्ट होना था और वो नहीं होगा। नेक्स्ट है एडिशनल पेंशन आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। दोस्तों आप जानते हैं कि एक स्टैंडिंग कमेटी का रिपोर्ट भी बना था पार्लियामेंट का, जहाँ पे बताया गया था कि जैसे कि 60 ईयर्स में लोग सुपर एनुएट होते हैं, तो उसके 5 साल बाद यानी कि 65 ईयर्स में आपका एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन मिलना शुरू होगा, जो कि अभी तक 80 ईयर्स से शुरू होता है। पर स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ने इस चीज़ को अप्रूवल भी दिया था कि 65 से शुरू होना चाहिए, पर इसका फाइनेंस बिल अभी तक पास नहीं हुआ। वहीं जेसीएम का कहना है 65 नहीं, जब भी बंदा कोई पेंशन जाता है तो उसका तुरंत 5 ईयर्स का बाद ही उन्हें एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन दे देना चाहिए, चाहे वो कितने भी कम एज में या ज़्यादा एज में पेंशन जाए। जैसे ही पेंशन गए, जैसे कि मान लीजिए आप डिफेंस पेंशनर हैं, ठीक है, या फिर आप सिविल पेंशनर है, आप प्रीमेच्योर गए, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके चले गए, कुछ भी आपका रीज़न हो, आप मान लीजिए 50 साल में रिटायर हो गए, तो आपका नेक्स्ट पेंशन का एक बढ़ोतरी होगा 55 ईयर्स के एज में, यानी कि हर 5 साल में एक बार पेंशन में बढ़ोतरी होना ज़रूरी है। इन्हांस पेंशन, इन्हांस रेट यानी कि एडिशनल आपका पेंशन आपको मिलना चाहिए। नेक्स्ट है कि ओपीएस फॉर ऑल। देखिए अभी आपको पता होगा कि यूपीएस का जो पॉलिसी है वो अभी बन चुका है, पर यूपीएस भी देखा जाता है कि फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि हर महीना आपका पेमेंट से कुछ पैसे डिडक्ट होता है ऑन अकाउंट ऑफ एनपीएस। तो ये जो डिडक्शन हो रहा है, ये डिडक्शन आपका कंट्रीब्यूटरी पेंशन है, ठीक है। तो कंट्रीब्यूटरी पेंशन एक्सेप्टेड कतई नहीं है एज़ पर सीसीएस पेंशन रूल 1972 जो कि 2021 में रिवाइज हुआ है। उस हिसाब से 1/1/2004 का बाद जो भी सर्विस में ज्वाइन किया, सबके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि सीसीएस पेंशन रूल 1972 का हिसाब से सबका पेंशन बनना चाहिए, और पेंशन के लिए किसी तरह का कोई डिडक्शन नहीं होना चाहिए। ओपीएस फॉर ऑल ये डिमांड है पे कमीशन में। नेक्स्ट है सीजीएचएस का। दोस्तों आप जानते हैं कि सीजीएचएस में पेंशनर्स के लिए तो कैशलेस है, पर एम्प्लॉयज़ के लिए कैशलेस सुविधा नहीं है। पहले आपको पैसा देना पड़ता है, बाद में वो रिएम्बर्समेंट होता है, और रिएम्बर्समेंट कितना होता है, लगभग 60-70% होता है, बाकी होता ही नहीं। तो ये चीज़ें, इस चीज़ से क्या बहुत ज़्यादा परेशानी होता है, जो एम्प्लॉयज़ है वो काफ़ी फिनेंशियल हार्डशिप में भी आ जाते हैं। तो इस चीज़ को, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जेसीएम का डिमांड ये है कि एम्प्लॉयज़ को भी कैशलेस देना चाहिए, कैशलेस ट्रीटमेंट होगा। हॉस्पिटल क्लेम करेंगे सीजीएचएस से, ना कि इंडिविजुअल से पैसे लेंगे, ताकि आपका जो भी क्लेम होगा या नहीं होगा, जो भी आइटम आपका मेडिकल नॉन मेडिकल जो भी है, एक बार हॉस्पिटल में आ गए तो आप अपने मर्जी से कुछ भी नहीं खरीदते हॉस्पिटल से, ठीक है। जो डॉक्टर का रिकमेंडेशन होता है वही देते हैं, और वो हर चीज़ आपका रिकमेंडेशन जो डॉक्टर करते हैं वो हर चीज़ जो है रिएम्बर्स होना चाहिए, पर होता नहीं होता। इसीलिए अब इसका अल्टरनेटिव यही है कि कैशलेस कर दो तो सारी प्रॉब्लम ख़त्म। नेक्स्ट है CEA, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। देखिए इस समय बच्चों का पढ़ाना एक सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर होता है जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। तो बच्चों को
पढ़ाने के लिए पहले जैसे थे कि 10+2 तक पढ़ा दिया तो बहुत है, पर आज तो ऐसे नहीं है ना। कम से कम बच्चों को जो है ग्रेजुएशन तो कराना ही कराना है, और ज़्यादातर केसेस में देखा गया कि पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री भी चाहिए, तभी कहीं पे जॉब लगने का चांसेस है। इसीलिए बच्चों का एजुकेशन ताकि ठीक ठाक हो, इसलिए हॉस्टल सब्सिडी और CEA ये दोनों ही बच्चों के लिए पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक होना चाहिए, ना कि 10+2 में ही जाके ख़त्म कर दो, क्योंकि सबसे ज़्यादा खर्चे तो तब आता है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में, हायर स्टडीज़ में। इसीलिए GCM का जो डिमांड है, ये डिमांड के पीछे काफ़ी लॉजिक है, इस चीज़ को गवर्नमेंट को तो सोचना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है अलाउंसेस का। आप जानते हैं कि रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस मिलता है किसको, डिफेंस फोर्सेस, आर्म फोर्सेस का पर्सनल को। तो ऐसे ही रेलवे का जो एम्प्लॉयज़ है वो भी काफ़ी हर कंडीशन में फील्ड में काम करते हैं जहां उनका जान का खतरा रहता है। कई लोग का जो है डेथ हो जाता है, कई लोग डिसेबल हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, तो इसीलिए उनको भी रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस देने का ज़रूरत है। इस चीज़ को महसूस किया गया। रेलवे एम्प्लॉयज़ का जो फेडरेशन है उनकी तरफ से काफ़ी दिनों से ये डिमांड है, और उसी डिमांड को GCM ने आगे फॉरवर्ड किया। नेक्स्ट है कि रिस्क अलाउंस फॉर डिफेंस फैक्ट्री एम्प्लॉय, जो डिफेंस सिविलियन है, जो फैक्ट्री में काम करते हैं, जो आर्म्स एम्यूनिशन लेकर के काम करते हैं और हर कंडीशन में केमिकल लेके काम करते हैं, उनको भी रिस्क अलाउंस मिलना चाहिए, और साथ ही में उनका इंश्योरेंस भी होना चाहिए और कंपेंसेशन भी होना चाहिए। कहीं डेथ हो जाता है या फिर डिसेबल हो जाता है, फैमिली को सपोर्ट मिलना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह का बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो चेंजेस होने वाला है, पर ये जो 10 चेंजेस मैंने आपको बताया, ये खास चेंजेस है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और GCM ने वही चीज़ों को पॉइंट आउट किया ताकि इस चीज़ के ऊपर काफ़ी समय मिल जाए स्टडी करने के लिए, और एक सुइटेबल डिसीशन यहाँ पर ले पाए गवर्नमेंट, ताकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर का मोरल भी बूस्ट हो और जो प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा हो। दोस्तों इसी तरह का इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।